नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 7 जुलाई 2019 प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ए समावेशी शिक्षा, बी पृथक्करण, सी मुख्यधारा शिक्षण, डी एकीकृत शिक्षा। तो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ए मुख्यधारा शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी बाहुल सांस्कृतिक शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो दो का सही जवाब हो जाएगा डी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि ए या विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, बी या विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, सी या संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती है, डी वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। तो एक शिक्षक को चाहिए कि, इसका सही जवाब हो जाएगा सी या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं तो सभी संस्कृतियों का आपको सम्मान करना चाहिए और उसका महत्व भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बायस होना चाहिए, किसी संस्कृति को बढ़ावा दो, किसी को संस्कृति की बुराई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सभी संस्कृतियों का जो भी हैं उनका सम्मान करो और बराबर महत्व दो। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ए वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, बी वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, सी वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, डी शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब भाग लेते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को आपको बार बार बताया, आप नोटिस कीजिएगा। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण करना हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को आप नियंत्रित नहीं करना है। ठीक है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें तो ये रटने जैसे काम हो गया, तभी ये प्रभावी रूप से सीखना नहीं, बल्कि रट रहे हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका मतलब वो प्रभावी रूप से सीखते हैं। 4 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ए पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। गलत है, क्योंकि आप कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करोगे बल्कि मोटिवेट करोगे। बी पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, भी निगेटिव पॉइंट है। बच्चों को प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए। पूछने से रोकना चाहिए। आप ध्यान रखना, हर पॉइंट यहाँ जितना भी निगेटिव ही है। एक ही चीज़ हुआ, हतोत्साहित करना भी निगेटिव पॉइंट है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए भी निगेटिव है, पूछने से रोकना चाहिए नहीं अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, बात एक ही हुई, तो तीनों गलत हो गया। और जो सही ऑप्शन बच रहा है, बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी। आप लोग हमेशा इस तरह के प्रश्न को, जो गलत उत्तर है वो छांटने की कोशिश करो, आपका आंसर हमेशा सही हो जाएगा बहुत आसानी से। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ए. पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बी. निर्देश एवं संचालन, सी. अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, डी. कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो स्तंभ का और स्तंभ खा एक तरफ दिया गया है और कौन सा बोल रहा है सही मिलान करता है? तो जैसे पहला है प्रतिभाशाली, इसके सामने दिया गया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो जरूर नहीं कि ये सही हो, जो मिल रहा हो उसी को आपको मिलाना है। बी दूसरा नंबर अधिगम असक्तता, बी मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, सी तीसरा सृजनात्मक, सी आसानी से विचलित होने की आदत, चौथा अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, डी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो आप लोग ध्यान रखना, जो यहाँ बोला गया है इसमें ये वाला स्तंभ खा के किस आंसर से मिल रहा है वही यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह दिया गया है 1 2 3 4 और यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आप देखेंगे अगर, तो प्रतिभाशाली क्या होता है आप बताइए? प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। तो पहला किससे मिल रहा है? डी से। ठीक है, पहले के सामने क्या होना चाहिए? डी से। तो इसमें देखिए पहले में डी कौन कौन से है? तो एक ए में है, बी में है और डी में है। इसका मतलब सी जो है उत्तर यहीं से गलत हो गया। तो आप ऐसे आंसर पकड़ने की कोशिश करो। प्रतिभाशाली इसका सही जवाब होगा शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, डी होगा। तब देखिए एक के सामने कहाँ पर डी है? तो ए में है, बी में है, डी में है, तो सी में नहीं है। इसका मतलब सी आंसर तो यहाँ गलत हो गया। 3 आंसर बचा है। अब देखिए अधिगम असक्तता मतलब इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबल्ड। तो क्या होता है मैंने बताया भी है, अक्षमता वाले में से क्या होता है? अधिगम अक्षमता अगर है तो क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी। ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने में उसको समस्या आएगी। तो 2 किससे मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है ए से। तब देखिए 2 के सामने ए कहाँ पर है? कहीं नहीं है, सिर्फ ए में है। आंसर आपको यहीं से मिल गया, सिर्फ 2 ऑप्शन से आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब आंसर ए इसका सही है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले आप सिर्फ 2 मिलाइए। प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब दूसरा देखिए अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। तो 2 के सामने ए कहाँ है? सिर्फ एक जगह पर है। इसका मतलब ए वाला जो है सही हो गया। बाकी 2 के सामने एक किसी में है ही नहीं। तो आप सिर्फ आप एक आंसर से भी पकड़ सकते थे। कैसे? अधिगम असक्तता अगर आपको पता है, अधिगम असक्तता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो 2 नंबर पे ए सही है। 2 नंबर पे ए कहाँ पर है? किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो आराम से अगर आपको एक विकल्प पता है कि अधिगम असक्तता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो आप इस आंसर को सही कर लोगे। बाकी और भी आप देख लीजिएगा। सृजनात्मकता से क्या हो जाएगा? इसमें बी दिखा रहा है तो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। और डी मतलब चौथा अवधान कमी सक्रियता व्यतिक्रम, तो इसका हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा इसका ए। इस तरह के प्रश्न कभी कभी आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। तो आप बहुत नॉर्मल भी प्रश्न आप देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। सिर्फ आपको ये पता हो ये वाला कि अधिगम असक्तता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, तो आप आराम से यहाँ से विकल्प नंबर ए सही कर सकते हैं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप लोग गेस करना सीखिए, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियां ए बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बी अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, डी प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो ध्यान रखना, बच्चों की गलतियां अगर आप देखोगे प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये नेगेटिव पॉइंट आप नहीं बोल सकते हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही तो बच्चों की गलतियां सब महत्वपूर्ण है, तो महत्वहीन कहाँ होगी? तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए। बार बार अभ्यास करने से नहीं बल्कि उन्हें थोड़ा से और फ्री करना चाहिए। तो अधिगम का एक भाग है, ध्यान रखना गलतियाँ जो हैं सीखने की एक भाग है, उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो बच्चों की गलतियाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 8 का सही जवाब है बी, अधिगम का एक भाग है, उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन अर्थात असेसमेंट को
ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, डी एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो मूल्यांकन को इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम अर्थात लर्निंग है। ए एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, बी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, सी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, डी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। 10 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ए निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, बी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, सी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, डी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो ध्यान रखना, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ए पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, बी पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, सी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, डी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान रखना, जब भी प्रोत्साहित उत्साहित जब आराम से अगर मैनेज कर रहे हो बच्चों के साथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। ए निम्नात्मक विधि, बी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, सी परंपरागत विधि, डी अंतर्वैयक्तिक विधि। ध्यान रखना, यहाँ पर विधि रहेगी। तो वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। 13 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ए संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, बी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, सी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, डी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का। ध्यान रखना, स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो एक विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वो महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित मतलब निराशा महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। या क्या है, इसे क्या कहते हैं, किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये सही जवाब हो जाएगा डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। 14 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। ध्यान रखना, प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, मैं पहले बता चुका हूं कि जो सबसे ज़्यादा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है वो क्या है, परिवार।
घर से ही बच्चा सब कुछ सीखता है कि बड़ों कैसे सम्मान करना चाहिए, कौन मम्मी पापा है, मम्मी पापा से कैसे बात करना चाहिए, भाई से कैसे बात करना चाहिए, बहन से कैसे बात करना चाहिए। तो जो सामाजिकरण का प्रथम माध्यम है, आप ऐसे भी देखो तो प्रथम गुरु मम्मी पापा कहे गए हैं, और प्राथमिक जो चीज़ें हैं वो घर पर ही सीखता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम क्या है? परिवार है। और ये मुख्य जो है ये माध्यम भी है, ध्यान रखना। परिवार पूछ चुका है कि गौण कौन से है, तो सबसे पहला जो मुख्य माध्यम है सामाजिकरण का वो परिवार है। इस प्रश्न को भी याद रखना, बार बार रिपीट करता है। तो 15 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बी, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, डी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, जेंडर क्या है? जेंडर है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, बी, एक सामाजिक संरचना है, सी, एक आर्थिक अवधारणा है, डी, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक सामाजिक संरचना। प्रश्न रिपीट कर रहा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न कभी नहीं आता, हल्का सा ऑप्शन वो इधर उधर कर देता है या फिर घुमा देता है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ए, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, बी, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सी, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, बी, बुद्धि एक अनुवांशिक प्रेषक है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्कशील होती हैं, सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, डी, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। 19 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सी, खाली स्लेटों के रूप में, डी, छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम ए, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बी, एक निष्क्रिय गतिविधि है, सी, एक अनुबंधित गतिविधि है, डी, एक सामाजिक गतिविधि है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एक सामाजिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी, विलंबित अनुकरण, सी, विचारों की अनुक्रमणीयता, डी, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, बी, बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, सी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ध्यान रखना, जब भी निगेटिव पॉइंट है हमेशा गलत हो जाएगा, दंडित कभी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे जो पॉजिटिव होता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन वही होता है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित, देखो प्रेरित आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन होता है, प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं
दंडित करना होता। 23 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना गलत है, 23 का सही जवाब हो जाएगा डी, मैंने सी कहा गलत है। तो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में इनके कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो जहाँ प्रेरित आ रहा है यहाँ पर ये सही हो जाता है, सीखने में सक्षम होते हैं। दंडित है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। ए अधोगामी शीर्षगामी, बी अपरिष्कृत अर्थात स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, सी परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, डी शीर्षगामी अधोगामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, अपरिष्कृत अर्थात स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक होता है, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 24 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ए मध्य बाल्यावस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी बाल्यावस्था की समाप्ति, डी किशोरावस्था। तो इसका वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी किशोरावस्था। ध्यान रखना किशोरावस्था की अवधि कितना होती है, 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था क्या होता है मैं बता चुका हूँ, 0 से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, ये पूछता है वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखना, 25 का सही जवाब हो जाएगा डी किशोरावस्था, ठीक है। इससे संक्रमण पहल करती है, इसमें वयस्क संक्रमण सबसे ज़्यादा संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो सकते हैं, बहक सकते हैं, लिंग प्रतिलिंग के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इस तरह से इसे संक्रमण काल कहा जाता है। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं किशोरावस्था में। 25 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ए प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, बी को उद्देश्य उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, सी को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, डी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओवाइगोस्की क्या कहते हैं। ए व्यक्तिगत वार्ता, बी भ्रांत वार्ता, सी समस्यात्मक वार्ता, डी अहं केंद्रित वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओवाइगोस्की क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तिगत वार्ता, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ए जेंडर रूढ़िवादिता, बी जेंडर सिद्धांत, सी जेंडर प्रासंगिकता, डी विकसित जेंडर पहचान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का ए जेंडर रूढ़िवादिता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। और आप कहते हो कि बच्ची लड़कियां ये खेलती हैं, बॉयज ये खेलते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। अगर आप बोलते हो कि बच्ची ये नहीं पहन सकती, लड़की ये पहनेगी, लड़का ये पहनेगा, इस तरह के कलर आप पहनोगे, तो इस तरह से क्या है, आप कहीं ना कहीं आप एक तरह से रूढ़िवादी हो, तो जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है, ठीक है। 28 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ध्यान रखना, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है,
ए उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोनों एक ही जैसे, दोनों गलत है, क्योंकि आप किसी की उपेक्षा नहीं करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, दोनों एक ही बात निगेटिव है। सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, डी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो ध्यान रखना, इस तरह से जो अस्वीकार कर दोगे भी निगेटिव पॉइंट है, तो अपने आप ध्यान आसानी से देख सकते हो। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। ध्यान रखना, बच्चा तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि जो हिंज एक व्यक्ति है उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जो हिंज की पत्नी है वो दवा उसकी पत्नी की जान बचा सकती है। अगर ये दवा जो चोरी करने वाला है हिंज, उसकी पत्नी की जान बचा सकता है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ए सामाजिक क्रय नियंत्रक अभिविन्यास, बी दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास, सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी। ध्यान रखना, 30 का सही जवाब हो जाएगा बी, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग जो भी निगेटिव पॉइंट रहेगी मैक्सिमम चीज़ें निकाल सकते हो आप लोग। और ये पेपर जो अपना था दोस्तों, सीसेट 7 जुलाई 2019 को संपन्न हुआ था। बीच में एक बार प्रॉब्लम हुआ, बाकी साल में 2 बार सीटेट होता था। तो 7 जुलाई 2019 को संपन्न हुआ था सीसेट। ये प्राइमरी लेवल का सीडीपी का प्रीवियस ईयर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर सबसे ऊपर ही दिया रहता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार आपके जो भी हैं सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट का दे रहे हैं तब भी, क्योंकि यूपी टेट में इतना अंतर है, वहाँ पर फैक्ट आता है और यहाँ पर कंसेप्ट आता है सीटेट में। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो दोनों में काम देगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।